जय हिंद दोस्तों, एजुकेशन ग्राउंड पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं भानु प्रताप। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान का एक बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण चैप्टर यानी भाग 4A मौलिक कर्तव्य पढ़ने वाले हैं। आज हम यह पूरा भाग 4A एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यह क्लास यूपी पुलिस, एसएससी या रेलवे जैसे किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से पेपर में सीधे सवाल पूछे जाते हैं। आज हम इस पूरे चैप्टर के 100 बेहतरीन सवालों को एक ही क्लास में कवर करेंगे। तो आप सभी अपना कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं और खुद को चेक करें कि आज इन 100 प्रश्नों में आपके कितने सवाल बिल्कुल सही होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार महामैराथन क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो मेरा वादा है कि आपको दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न दिया है, मौलिक कर्तव्य क्या है। तो मौलिक कर्तव्य वास्तव में नागरिकों के नैतिक और नागरिक दायित्व तो हैं। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये कोई सरकार के अधिकार या राज्य की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हम नागरिकों की ड्यूटी है कि हम देश के लिए कैसा बर्ताव करें। बाकी ऑप्शन में देखें तो राज्य के दायित्व नीति निर्देशक तत्व होते हैं और विदेशियों या सरकार के अधिकारों से इस भाग का कोई लेना देना नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस भाग में जोड़ा गया है। तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया है। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जब हमारा संविधान बना था तब उसमें ये कर्तव्य नहीं थे। बाद में इन्हें नीति निर्देशक तत्वों वाले भाग 4 के ठीक बाद एक नया भाग 4A बनाकर जोड़ा गया। बाकी ऑप्शन में देखें तो भाग 3 मौलिक अधिकारों से जुड़ा है, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से जुड़ा है और भाग 5 संघ यानी केंद्र सरकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस एकमात्र अनुच्छेद में किया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों का वर्णन संविधान के एकमात्र अनुच्छेद 51A में किया गया है। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों का एक ही अनुच्छेद है, वह अनुच्छेद है 51 का ए। भाग 4A के अंदर सिर्फ एक ही अनुच्छेद है और वह है 51 का ए, जिसमें हमारे सारे यानी 11 कर्तव्यों को एक लाइन से लिखा गया है। बाकी ऑप्शन में देखें तो अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को अलग करने से जुड़ा है, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है और अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति से जुड़ा है। अगला प्रश्न देखिए दिया है, मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य शामिल थे। कहने का मतलब है मूल संविधान जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था उसमें कितने मौलिक कर्तव्य थे। तो मूल संविधान में यानी 26 जनवरी 1950 को कुल 0 मौलिक कर्तव्य शामिल थे। 0 का मतलब है कोई भी मौलिक कर्तव्य इसमें नहीं थे। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 0। ये एग्जामिनर का बहुत फंसाने वाला सवाल है। जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, इन्हें बहुत बाद में 1976 में जोड़ा गया था। बाकी ऑप्शन में देखें तो 8, 10 या 11 का आंकड़ा बाद के संशोधनों और समितियों से जुड़ा है। मूल संविधान में इनकी संख्या बिल्कुल 0 थी। अगला प्रश्न देखिए दिया है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित होकर शामिल किए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से प्रेरित होकर शामिल किए गए हैं। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
दुनिया में सबसे पहले समाजवादी देशों ने अपने नागरिकों के लिए कर्तव्य तय किए थे और भारत ने यह शानदार विचार रूस से ही अपनाया था। बाकी ऑप्शन में देखें तो अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं और फ्रांस से समानता और बंधुत्व का विचार लिया गया है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपातकाल के समय इंदिरा गांधी सरकार ने इस समिति को यह बताने का काम सौंपा था कि नागरिकों के क्या कर्तव्य होने चाहिए और इसी समिति की बात मानकर इन्हें संविधान में डाला गया। बाकी ऑप्शन में देखें तो बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता समिति पंचायती राज से जुड़ी है और जेवीपी समिति राज्यों के गठन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन साल 1976 में किया गया था, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देश में जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी, उसके ठीक एक साल बाद 1976 में सरकार ने इस विशेष समिति को बनाया था। इसलिए बाकी ऑप्शन में देखें तो 1974, 1975 या 1978 वाले साल यहाँ पर गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कुल 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट में कहा था कि संविधान में 8 कर्तव्य होने चाहिए, जिनमें टैक्स देना भी शामिल था, लेकिन सरकार ने उसमें कुछ बदलाव किए। बाकी ऑप्शन में देखें तो 10 कर्तव्य असल में जोड़े गए थे और 11 वर्तमान में हैं, लेकिन समिति की सिफारिश सिर्फ 8 की ही थी। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भले ही समिति ने 8 कर्तव्यों की बात कही थी, लेकिन जब सरकार ने 42वां संशोधन किया तो उन्होंने कुल 10 कर्तव्यों को संविधान का हिस्सा बनाया। बाकी ऑप्शन में देखें तो 8 सुझाव वाले थे और 11 बाद में बने, लेकिन 1976 में फिक्स 10 ही जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो अभी हमने बात की, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन द्वारा कितने जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य? तो उत्तर होगा इसका 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 1976 में 10 कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन बाद में साल 2002 में शिक्षा का एक और नया कर्तव्य जोड़ा गया। इस तरह आज के समय में हमारे संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य मौजूद हैं। बाकी ऑप्शन में देखें तो 8 समिति का सुझाव था और 10 शुरुआत में जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान की बात करें तो सही संख्या 11 ही है। अगला प्रश्न देखिए दिया है, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 11वां
मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। साल 2002 में सरकार ने यह नया संशोधन किया था, जिसके तहत माता पिता का यह कर्तव्य बनाया गया कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें। बाकी ऑप्शन में देखें तो 44वां संशोधन संपत्ति के अधिकार से जुड़ा है और 92 और 97वां संशोधन अन्य विषयों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, दिया है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम साल 2002 में पारित हुआ था, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय यह बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन पास किया गया था, जिसने शिक्षा को एक नया आयाम दिया। बाकी ऑप्शन में देखें तो 2000, 2001 या 2005 का साल इस शिक्षा वाले 11वें कर्तव्य के जुड़ने से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण सिंह समिति का वह कौन सा सुझाव था जिसे कांग्रेस सरकार ने अस्वीकार कर दिया था? तो स्वर्ण सिंह समिति ने कर यानी टैक्स अदायगी को मौलिक कर्तव्य बनाने का सुझाव दिया था, जिसे सरकार ने अस्वीकार कर दिया था। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, टैक्स। समिति चाहती थी कि टैक्स न देने पर लोगों को सजा मिले, लेकिन इंदिरा गांधी सरकार ने इसे बहुत सख्त मानकर संविधान में शामिल नहीं किया। बाकी ऑप्शन में देखें तो राष्ट्रगान का सम्मान, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये तीनों ही वर्तमान में हमारे मौलिक कर्तव्य का हिस्सा हैं। अगला प्रश्न है, क्या मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है? तो मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं। नीति निर्देशक तत्वों की तरह ही मौलिक कर्तव्यों के लिए भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। यानी अगर कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य नहीं निभाता तो कोर्ट उसे सीधे तौर पर मजबूर नहीं कर सकती। बाकी ऑप्शन में देखें तो इन्हें किसी भी कोर्ट या आपातकाल में भी कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नहीं बनाया गया है। मौलिक कर्तव्य असल में होता क्या है? जैसे कोई बच्चा है, उसके माता पिता का दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजे, वो नहीं भेजता है तो ये उसपे सरकार कुछ भी दबाव वगैरह कुछ भी नहीं डाल सकती। ये एक प्रकार का मौलिक कर्तव्य है, जैसे माता पिता को अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए, लेकिन नहीं भेजता तो इसके लिए सरकार कुछ नहीं कर सकती। अगला प्रश्न है, संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये कर्तव्य विशेष रूप से सिर्फ हमारे देश के लोगों के लिए बनाए गए हैं। विदेश से आने वाले पर्यटकों या विदेशी नागरिकों पर भारत के मौलिक कर्तव्य लागू नहीं होते। बाकी ऑप्शन में देखें तो इन्हें विदेशियों पर लागू करना या सिर्फ सरकारी कर्मचारियों तक सीमित रखना बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, यह कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो संविधान का पालन करे और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, यह हमारा सबसे पहला मौलिक कर्तव्य है, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पहला। अनुच्छेद 51 का ए के तहत सबसे पहले पॉइंट में यही बात लिखी गई है कि हम सभी को अपने देश के संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों का पूरा सम्मान करना चाहिए। बाकी ऑप्शन में देखें तो दूसरा कर्तव्य राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों से जुड़ा है और वहीं तीसरा व चौथा कर्तव्य देश की एकता और
रक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, यह किस क्रम का कर्तव्य है? तो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखने की बात हमारे दूसरे मौलिक कर्तव्य में कही गई है, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दूसरा। जिन महान लोगों ने देश को आजाद कराया, उनकी सोच और उनके आदर्शों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, यह बात हमारे दूसरे कर्तव्य में लिखी है। बाकी ऑप्शन में देखें तो पहला कर्तव्य संविधान के सम्मान से जुड़ा है, तीसरा एकता से और चौथा देश की रक्षा करने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य है, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देश को टूटने से बचाना और सबको एक साथ जोड़कर रखना, यह बहुत ही अहम जिम्मेदारी हमें तीसरे मौलिक कर्तव्य के रूप में दी गई है। बाकी ऑप्शन में देखें तो पहला और दूसरा कर्तव्य संविधान और राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़े हैं और चौथा कर्तव्य देश की रक्षा करने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, यह किस अनुच्छेद के खंड में है? देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, यह अनुच्छेद 51 के ए के डी में है, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर देश पर कोई संकट आ जाए और सरकार आम लोगों से मदद मांगे, तो हमें हमेशा देश की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए, यह चौथा कर्तव्य यानी पॉइंट डी है। बाकी ऑप्शन में देखें तो 51 ए का बी राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़ा है और 51 ए का सी देश की एकता से संबंधित है और 51 ए का ई भाईचारे की भावना से जुड़ा है। अगला प्रश्न देखिए दिया है, भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, यह किस कर्तव्य का हिस्सा है? तो भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, यह अनुच्छेद 51 ए के ई का हिस्सा है, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 51 ए का ई। धर्म, भाषा और जाति के भेदभाव को भुलाकर हम सभी भारतीयों को आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहिए, यह हमारा पांचवा कर्तव्य है। बाकी ऑप्शन में देखें तो 51 ए का सी देश की एकता व अखंडता से जुड़ा है और 51 ए का डी देश की रक्षा से संबंधित है और 51 ए का एफ हमारी मिली जुली संस्कृति को बचाने से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों, यह प्रावधान किस मौलिक कर्तव्य से जुड़ा है? तो ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों, यह प्रावधान पांचवें मौलिक कर्तव्य से जुड़ा है, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पांचवा। हमारे संविधान का पांचवा कर्तव्य यह कहता है कि हमें ऐसी कोई भी पुरानी सोच या रीति रिवाज नहीं मानना चाहिए जिससे महिलाओं का अपमान होता हो। बाकी ऑप्शन में देखें तो पहला कर्तव्य संविधान के पालन से जुड़ा है और तीसरा देश की एकता से और सातवां पर्यावरण बचाने से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, हमारी सामाजिक यानी मिली जुली संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, यह संविधान के किस भाग का हिस्सा है?
तो हमारी मिली जुली संस्कृति की शानदार परंपरा का महत्व समझें और उसे बचाएं। यह संविधान के भाग 4A का हिस्सा है। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में अलग अलग धर्म और जातियों के लोग रहते हैं, फिर भी हम सब एक हैं। इसी मिली जुली संस्कृति को बचाकर रखना हमारा मौलिक कर्तव्य है, जो भाग 4A में दिया गया है। बाकी ऑप्शन में देखें तो भाग 3 मूल अधिकारों से जुड़ा है, भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों से जुड़ा है और भाग 5 केंद्र सरकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक पर्यावरण पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, इनकी रक्षा करें, यह कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? प्राकृतिक पर्यावरण यानी जल, झील, नदी और जानवरों की रक्षा करें, यह कर्तव्य अनुच्छेद 51A के जी में है। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यह हमारा 7वां कर्तव्य है, जिसमें साफ कहा गया है कि हमें अपने आसपास के पेड़ पौधों, नदियों और जंगली जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि उन्हें बचाना चाहिए। बाकी ऑप्शन में देखें तो 51A का ई भाईचारे से जुड़ा है, 51A का एफ मिली जुली संस्कृति से और 51A का एच वैज्ञानिक सोच से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे, यह कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण इंसानियत और नया ज्ञान सीखने की भावना का विकास करे, यह 8वां मौलिक कर्तव्य है। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। संविधान चाहता है कि हम अंधविश्वासों में ना पड़े, हर चीज को विज्ञान और तर्क की नजर से देखें और हमेशा कुछ नया और अच्छा सीखने की कोशिश करें। बाकी ऑप्शन में देखें तो छठा कर्तव्य संस्कृत बचाने से जुड़ा है, 7वां पर्यावरण से और 9वां सरकारी संपत्ति बचाने से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने और हिंसा से दूर रहने का निर्देश किस मौलिक कर्तव्य में दिया गया है? तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने और हिंसा से दूर रहने का निर्देश 51A के आई में दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यह हमारा नवा कर्तव्य है। इसका मतलब है कि हमें सरकारी चीजों जैसे ट्रेन या बसों को नहीं तोड़ना चाहिए और कभी भी दंगा फसाद या मारपीट नहीं करनी चाहिए। बाकी ऑप्शन में देखें तो 51A का जी पर्यावरण से जुड़ा है, 51A का एच वैज्ञानिक सोच से और 51A का जे लगातार आगे बढ़ने की कोशिश से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, यह कौन सा मौलिक कर्तव्य है? अकेले और सबके साथ मिलकर हर क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करें, यह हमारा 10वां मौलिक कर्तव्य है। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस कर्तव्य में कहा गया है कि हमें हमेशा खुद की और देश की तरक्की के लिए मेहनत करनी चाहिए, ताकि हमारा देश दुनिया में सबसे आगे निकल सके। बाकी ऑप्शन में देखें तो 8वां कर्तव्य वैज्ञानिक सोच से जुड़ा है, 9वां सरकारी संपत्ति बचाने से और 11वां बच्चों की शिक्षा से जुड़ा है, जो कि 2002 में जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है, 11वां मौलिक कर्तव्य किस आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है? तो 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। साल 2002 में यह नया नियम जोड़ा गया कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के हर बच्चे को पढ़ाई का मौका मिलना चाहिए। बाकी ऑप्शन में देखें तो 0 से 6 वर्ष या 18 वर्ष तक का जिक्र इस 11वें मौलिक कर्तव्य में बिल्कुल भी नहीं किया गया है।
अगला प्रश्न, 11वां मौलिक कर्तव्य मुख्य रूप से किसे निर्देशित करता है? तो 11वां मौलिक कर्तव्य मुख्य रूप से माता पिता या अभिभावकों को निर्देशित करता है। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यह सरकार की नहीं बल्कि माता पिता या उन लोगों की जिम्मेदारी तय करता है जो बच्चों को पाल रहे हैं कि वे अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। बाकी ऑप्शन में देखें तो यह ड्यूटी राज्य सरकार, शिक्षकों या केंद्र सरकार की नहीं बल्कि सीधे तौर पर घर वालों की ही है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों की पहचान करने के लिए किस समिति का गठन 1999 में किया गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को लागू करवाने के लिए कानूनी नियम खोजने के लिए साल 1999 में जे.एस. वर्मा समिति का गठन किया गया था। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस समिति को यह देखने का काम मिला था कि क्या हमारे देश में पहले से ऐसे कोई कानून हैं जो लोगों से उनके कर्तव्य का पालन करवा सके, जैसे जंगलों को बचाने का कानून। बाकी ऑप्शन में देखें तो स्वर्ण सिंह समिति ने कर्तव्य जुड़वाए थे और तारकुंडे व नरसिम्हन समितियां चुनाव और बैंक सुधारों से जुड़ी हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 किस मौलिक कर्तव्य को कानूनी शक्ति प्रदान करता है? तो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करने वाले मौलिक कर्तव्य को कानूनी ताकत देता है। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई इंसान जानबूझकर हमारे तिरंगे, झंडे या राष्ट्रगान का अपमान करता है तो इस कानून के तहत उसे जेल की सजा भी हो सकती है। बाकी ऑप्शन में देखें तो पर्यावरण बचाने या सरकारी संपत्ति की रक्षा के लिए सरकार ने दूसरे अलग कानून बनाए हुए हैं। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 किस मौलिक कर्तव्य के पालन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुच्छेद 51 ए का जी यानी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने वाले मौलिक कर्तव्य से सीधे तौर पर जुड़ा है। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यह कानून इसलिए बनाया गया था ताकि हम अपने 7वें कर्तव्य को अच्छे से पूरा कर सकें, जिसमें जंगलों और जंगली जानवरों को बचाने की बात कही गई है। बाकी ऑप्शन में देखें तो 51 ए का ई भाईचारे से जुड़ा है, 51 ए का एफ मिलीजुली संस्कृति से और 51 ए का एच वैज्ञानिक सोच से जुड़ा है। देखिए अगला प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान में एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो चुनाव में वोट डालना या मतदान करना भारतीय संविधान में एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भले ही वोट डालना देश के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे संविधान के 11 मौलिक कर्तव्यों के लिस्ट में इसे शामिल नहीं किया गया है। बाकी ऑप्शन में देखें तो वैज्ञानिक सोच अपनाना, सरकारी संपत्ति बचाना और संविधान का पालन करना, ये तीनों ही हमारे पक्के मौलिक कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न है, क्या मौलिक कर्तव्यों के सीधे उल्लंघन पर संविधान में किसी दंड का प्रावधान किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों के न मानने पर संविधान में किसी दंड यानी सजा का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं। संविधान ने ये कर्तव्य हमें दिए जरूर हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन्हें नहीं मानता है तो मूल संविधान में उसे सजा देने या जुर्माना लगाने की कोई बात नहीं लिखी है। बाकी ऑप्शन में देखें तो केवल देशद्रोह पर या जुर्माने वाली बात संविधान के इस भाग में बिल्कुल नहीं है। यह पूरी तरह से सजा मुक्त है। अगला प्रश्न है, यदि संसद मौलिक कर्तव्यों को लागू करने
के लिए कोई विशेष कानून बनाती है तो उसे क्या माना जाएगा? यह संसद मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए खुद से कोई कानून बनाती है तो उसे संवैधानिक रूप से एकदम सही या वैध माना जाएगा। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भले ही संविधान सजा नहीं देता, लेकिन अगर संसद कोई ऐसा कानून पास कर दे जिससे कर्तव्य मानना जरूरी हो जाए, जैसे राष्ट्रगान का अपमान रोकने वाला कानून, तो वह कानून एकदम सही माना जाएगा। बाकी ऑप्शन में देखें तो ऐसे कानून को असंवैधानिक या मूल अधिकारों का उल्लंघन मानकर कोर्ट द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को मुख्य रूप से किन दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो मौलिक कर्तव्यों को मुख्य रूप से नैतिक और नागरिक कर्तव्यों के दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पढ़ने और समझने के लिए हम कर्तव्यों को दो हिस्सों में रखते हैं, एक जो हमारे दिल और इंसानियत से जुड़े हैं, नैतिक कर्तव्य, और दूसरे जो देश के एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमें करना चाहिए, नागरिक कर्तव्य। बाकी ऑप्शन में देखें तो इन्हें राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक या अंतर्राष्ट्रीय जैसे हिस्सों में बांटना एकदम गलत होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना किस प्रकार का कर्तव्य है? तो राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना पूरी तरह से एक नागरिक कर्तव्य है। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हम भारत देश के नागरिक हैं, इसलिए यह हमारी कानून और नागरिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश के झंडे और गान की पूरी इज्जत करें। बाकी ऑप्शन में देखें तो यह कोई धर्म या पैसे का मामला नहीं है और इसे सिर्फ नैतिक कहना भी कम होगा। यह हमारा पक्का नागरिक कर्तव्य है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का पालन करना किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है? तो आजादी की लड़ाई के ऊंचे विचारों और आदर्शों का सम्मान करना मुख्य रूप से एक नैतिक कर्तव्य माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देश को आजाद कराने वाले महान लोगों के विचारों का सम्मान करना हमारे दिल की भावना और हमारी इंसानियत से जुड़ा है। इसके लिए कोई कानूनी जोर जबरदस्ती नहीं होती, इसलिए यह नैतिक कर्तव्य है। बाकी ऑप्शन में देखें तो यह कोई कानूनी, राजनीतिक या सिर्फ नागरिक ड्यूटी नहीं है, यह दिल से जुड़ा एक नैतिक काम है। अगला प्रश्न देखिए, दिया है आपातकाल 1975 से 1977 के दौरान मौलिक कर्तव्यों को संविधान में क्यों जोड़ा गया था? इमरजेंसी के समय मौलिक कर्तव्यों को संविधान में इसलिए जोड़ा गया था ताकि लोगों को उनके अधिकारों के साथ साथ उनकी जिम्मेदारियों का भी एहसास कराया जा सके। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उस समय सरकार को लगा कि लोग सिर्फ अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, इसलिए उन्हें याद दिलाना बहुत जरूरी था कि देश के प्रति उनकी उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। बाकी ऑप्शन में देखें तो कोर्ट को कमजोर करने, विदेशी दबाव या संविधान को छोटा करने जैसी बातें इन कर्तव्यों को जोड़ने का कारण बिल्कुल नहीं थी। अगला प्रश्न है, किस ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के बीच एक सामंजस्य होना चाहिए? एम्स छात्र संघ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के बीच एक बैलेंस या तालमेल होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस बहुत ही मशहूर केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों अपनी अपनी जगह बहुत जरूरी हैं और दोनों में तालमेल होना चाहिए। बाकी ऑप्शन में देखें तो मेनका गांधी केस जीवन के अधिकार से जुड़ा है, एस आर बम्बई केस राष्ट्रपति शासन से, और गोलकनाथ केस संसद की ताकत से जुड़ा है।
अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में किसके महत्व को रेखांकित करते हैं? तो मौलिक कर्तव्य भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में अधिकारों के साथ साथ नागरिक जिम्मेदारियों के महत्व को भी बताते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये कर्तव्य हमें यह सिखाते हैं कि एक अच्छे लोकतंत्र में सिर्फ अपने अधिकार मांगना ही काफी नहीं है, बल्कि देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना भी उतना ही जरूरी है। बाकी ऑप्शन में देखें तो केवल अधिकारों की बात करना, सरकार की तानाशाही या कोर्ट की ताकत को बढ़ाना इन कर्तव्यों का कोई उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य में भ्रातृत्व की भावना का उल्लेख है? तो भाईचारे की भावना का उल्लेख अनुच्छेद 51(1) के ई में किया गया है। तो इसमें ऑप्शन सी सी करेक्ट हो जाएगा। यह हमारा पांचवा कर्तव्य है जो कहता है कि हम सभी भारतीयों को आपस में मिलजुल कर और एक परिवार की तरह रहना चाहिए। बाकी ऑप्शन में देखें तो 51(a) का ए संविधान के पालन से जुड़ा है, 51(a) का सी देश की एकता से और 51(a) का जी पर्यावरण बचाने से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग किस कर्तव्य का भाग है? महिलाओं का अपमान करने वाले पुराने रीति रिवाजों को छोड़ने की बात अनुच्छेद 51(a) के ई का हिस्सा है। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यह भी हमारे पांचवें कर्तव्य में ही आता है कि हम औरतों की पूरी इज्जत करें और कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे उनका सम्मान घटे। बाकी ऑप्शन में देखें तो 51(a) का डी देश की रक्षा से जुड़ा है, 51(a) का एफ हमारी मिलीजुली संस्कृति से और 51(a) का एच वैज्ञानिक सोच से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में संशोधन किए बिना एक नया भाग बनाकर जोड़े गए थे? तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में एक बिल्कुल नया भाग 4(a) बनाकर जोड़ा गया था। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सरकार ने पुराने भागों में कोई छेड़छाड़ नहीं की, बल्कि नीति निर्देशक तत्वों के ठीक बाद एक नया हिस्सा 4(a) जोड़ दिया, जिसमें सारे कर्तव्य लिख दिए गए। बाकी ऑप्शन में देखें तो भाग 3 और भाग 4 हमारे मूल संविधान के पुराने हिस्से हैं, जिनमें कर्तव्यों को नहीं मिलाया गया था। अगला प्रश्न है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत मौलिक कर्तव्यों की किस भावना को बल देता है? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 मुख्य रूप से समाज में मिलजुल कर रहने और छुआछूत का विरोध करने की भावना को मजबूत करता है। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यह कानून इसलिए बना था ताकि लोग एक दूसरे से भेदभाव ना करें और भाईचारे के साथ रहें, जो कि हमारा पांचवा मौलिक कर्तव्य भी है। बाकी ऑप्शन में देखें तो पर्यावरण बचाने, झंडे का सम्मान करने और वैज्ञानिक सोच के लिए सरकार ने दूसरे अलग कानून बनाए हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने का विरोध उस समय किस राजनीतिक दल ने किया था, हालांकि बाद में इसे स्वीकार कर लिया गया? तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने का विरोध उस समय जनता पार्टी ने किया था। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जब इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल के समय इन्हें जोड़ा तो जनता पार्टी ने इसका बहुत कड़ा विरोध किया था। लेकिन मजे की बात यह है कि जब बाद में उनकी खुद की सरकार बनी तो उन्होंने भी इन्हें नहीं हटाया और खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। बाकी ऑप्शन में देखें तो कांग्रेस ने तो इन्हें खुद जोड़ा था और वामपंथी दल या मुस्लिम लीग का इस मुख्य विरोध से सीधा वास्ता नहीं था।
अगला प्रश्न है, दुनिया के प्रमुख लोकतांत्रिक देशों में से किस देश के संविधान में भारत की तरह मौलिक कर्तव्यों की विस्तृत सूची पाई जाती है? तो दुनिया के बड़े और आजाद देशों में से सिर्फ जापान के संविधान में ही भारत की तरह नागरिकों के कर्तव्यों की एक लंबी लिस्ट देखने को मिलती है। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वैसे तो ये कर्तव्य हमने रूस से लिए हैं, लेकिन अगर पूरी तरह से लोकतांत्रिक देशों की बात करें तो सिर्फ जापान ही ऐसा बड़ा देश है जहां लोगों के कर्तव्य इतने साफ शब्दों में लिखे हैं। बाकी ऑप्शन में देखें तो अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों के संविधान में कर्तव्यों की कोई ऐसी लिस्ट मौजूद नहीं है। अगला प्रश्न है, क्या किसी व्यक्ति को मौलिक कर्तव्य निभाने के लिए न्यायालय द्वारा परमादेश रिट के माध्यम से मजबूर किया जा सकता है? तो किसी भी व्यक्ति को मौलिक कर्तव्य निभाने के लिए कोर्ट द्वारा कोई आदेश या रिट देकर मजबूर नहीं किया जा सकता। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं। अगर आप अपना कोई कर्तव्य पूरा नहीं करते हैं तो कोई भी कोर्ट आपको इसे करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि ये सिर्फ आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। बाकी ऑप्शन में देखें तो केवल कुछ मामलों में या सुप्रीम कोर्ट की मर्जी जैसी कोई बात संविधान में कहीं नहीं लिखी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में प्राकृतिक पर्यावरण शब्द का प्रयोग किया गया है? तो हमारे संविधान में प्राकृतिक पर्यावरण शब्द का इस्तेमाल अनुच्छेद 48 ए और 51 ए के जी में किया गया है। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण बचाने की बात दो जगह लिखी है, एक नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 48 के ए में सरकार के लिए, और दूसरी मौलिक कर्तव्यों के अनुच्छेद 51 ए के जी में हम नागरिकों के लिए। बाकी ऑप्शन में देखें तो 14 और 15 समानता से जुड़े हैं, 51 जीवन के अधिकार से और 32 कोर्ट जाने के अधिकार से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का उपयोग करता है? तो संविधान के अनुच्छेद 51 के ए का एच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का सीधे इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यह हमारा 8वां कर्तव्य है जो कहता है कि हमें अंधविश्वास छोड़कर हर चीज को विज्ञान और तर्क की नजर से देखना चाहिए। बाकी ऑप्शन में देखें तो अनुच्छेद 25 धर्म की आजादी से जुड़ा है, 44 समान नागरिक कानून से और अनुच्छेद 19 बोलने की आजादी से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान गाने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता यदि यह उसके सच्चे धार्मिक विश्वास के खिलाफ हो। यह निर्णय किस केस में आया था? तो किसी को राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता अगर वह उसके सच्चे धर्म के खिलाफ हो। यह बहुत बड़ा फैसला बिजोय इमानुएल केस में आया था। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मशहूर केस में कहा था कि अगर कोई बच्चा राष्ट्रगान के समय चुपचाप सम्मान से खड़ा है तो उसे गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह भी पहले कर्तव्य का ही पालन है। बाकी ऑप्शन में देखें तो एम्स केस अधिकारों और कर्तव्यों के तालमेल से जुड़ा है, एमसी मेहता केस पर्यावरण से और नवीन जिंदल केस झंडा फहराने के अधिकार से जुड़ा है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन इंदिरा गांधी के समय में किया गया था। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जब 1975 में देश में इमरजेंसी लगी थी उस समय इंदिरा गांधी जी ही देश की प्रधानमंत्री थे और उन्हीं की सरकार ने इस समिति को बनाया था। बाकी ऑप्शन में देखें तो नेहरू जी और शास्त्री जी का समय इससे बहुत पहले का है, इसलिए वे दोनों ऑप्शन में गलत हैं।
अगला प्रश्न है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष को मिलाकर कुल 12 सदस्य शामिल थे, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस बहुत ही खास समिति में सरदार स्वर्ण सिंह जी खुद अध्यक्ष थे और उनके साथ 11 और लोग थे, यानी कुल मिलाकर 12 लोग थे। बाकी ऑप्शन में देखें तो 9, 10 या 15 का आंकड़ा इस समिति के सदस्यों के लिए सही नहीं है। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़े जाने के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? साल 1976 में जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए तब देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपातकाल और 42वें संविधान के समय यही हमारे राष्ट्रपति थे और संसद से पास होने के बाद ही इन्हीं के हस्ताक्षर से यह कानून बना था। बाकी ऑप्शन में देखें तो वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी या ज्ञानी जैल सिंह उस समय इस पद पर नहीं थे। अगला प्रश्न है, 1976 में जब मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ जोड़े गए तब देश में कौन सा आपातकाल लागू था? तो जब मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए तब देश के अंदर की गड़बड़ी यानी आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू था, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा गांधी सरकार ने 1975 में जो इमरजेंसी लगाई थी उसका कारण यही बताया गया था कि देश के अंदर बहुत ज्यादा अशांति फैल गई है। बाकी ऑप्शन में देखें तो बाहरी हमले, पैसों की कमी या राष्ट्रपति शासन की वजह से यह वाली इमरजेंसी नहीं लगी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? सरकार को टैक्स या आयकर देना हमारे संविधान में कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समिति ने टैक्स देने को कर्तव्य बनाने की बात कही जरूर थी, लेकिन सरकार ने इसे कभी भी 11वां कर्तव्यों की लिस्ट में शामिल नहीं किया। बाकी ऑप्शन में देखें तो सरकारी संपत्ति बचाना, पर्यावरण की रक्षा और वैज्ञानिक सोच, ये तीनों हमारे पक्के मौलिक कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मौलिक कर्तव्य की सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो परिवार नियोजन अपनाना या बच्चे कम पैदा करना हमारे मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल नहीं है, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भले ही जनसंख्या रोकना देश के लिए जरूरी है, लेकिन इसकी बात पूरे संविधान के भाग 4A में कहीं नहीं लिखी गई है। बाकी ऑप्शन में देखें तो राष्ट्रगान का सम्मान, देश की रक्षा और मिली जुली संस्कृति को बचाना हमारे असली मौलिक कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न है, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़े जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो साल 2002 में जब शिक्षा वाला 11वां कर्तव्य जोड़ा गया तब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वाजपेयी जी की सरकार ने ही बच्चों की पढ़ाई को इतना जरूरी समझा और संविधान में यह बहुत बड़ा और शानदार बदलाव किया था। बाकी ऑप्शन में देखें तो नरसिम्हा राव, देवे गौड़ा या मनमोहन सिंह जी की सरकार उस साल केंद्र में नहीं थी। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 51A की शुरुआत किस वाक्य से होती है? तो अनुच्छेद 51A की शुरुआत इस लाइन से होती है कि भारत के हर एक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
संविधान साफ तौर पर यह कहता है कि ये सारे काम देश के हर नागरिक को अपने स्तर पर करने हैं। बाकी ऑप्शन में देखें तो राज्य सभी निवासियों या संसद से इस लाइन की शुरुआत बिल्कुल नहीं होती। यह जिम्मेदारी सिर्फ नागरिकों के लिए है। अगला प्रश्न है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कर भुगतान न करने या मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर क्या सुझाव दिया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सुझाव दिया था कि अगर कोई कर्तव्य न माने तो संसद को उस पर जुर्माना या सजा लगाने का अधिकार होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सरदार स्वर्ण सिंह चाहते थे कि लोग डर से कर्तव्य माने, इसलिए उन्होंने जुर्माना लगाने की बात कही थी, जिसे सरकार ने एकदम खारिज कर दिया था। बाकी ऑप्शन में देखें तो सीधे जेल भेजना, नागरिकता छीनना या वोट न डालने देना जैसी बहुत कठोर बातें समिति ने भी नहीं कही थी। अगला प्रश्न है, क्या मौलिक कर्तव्यों को संविधान संशोधन की प्रक्रिया द्वारा बदला, घटाया या बढ़ाया जा सकता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा हाँ। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में संशोधन करके बदला, घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जैसे 2002 में संशोधन करके एक नया 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, वैसे ही आगे भी देश की संसद कानून बनाकर इनमें बदलाव कर सकती है। बाकी ऑप्शन में देखें तो इन्हें नहीं बदला जा सकता ऐसा कहना या सिर्फ राष्ट्रपति या इमरजेंसी में बदलना बिल्कुल गलत है। यह काम संसद कभी भी कर सकती है। अगला प्रश्न देखिए दिया है, भारत के संविधान में मानववाद शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भारत के संविधान में मानववाद शब्द का उल्लेख मौलिक कर्तव्यों में मिलता है। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 8वें मौलिक कर्तव्य में साफ लिखा है कि हमें वैज्ञानिक सोच के साथ साथ इंसानियत यानी मानववाद को भी अपनाना चाहिए। बाकी ऑप्शन में देखें तो प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों या नीति निर्देशक तत्वों में इंसानियत या मानववाद जैसे शब्द का सीधा इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों के अनुसार भारत की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का क्या करना है? तो मौलिक कर्तव्यों के अनुसार भारत की मिली-जुली संस्कृति की शानदार परंपरा का महत्व समझना और उसे बचाना है। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यह हमारा छठा कर्तव्य है कि हम अपने देश की इस अलग-अलग धर्मों वाली अनोखी संस्कृति की इज्जत करें और इसे आगे के लिए बचाकर रखें। बाकी ऑप्शन में देखें तो इसका नया निर्माण करना, प्रचार करना या विदेशों में फैलाना जैसी बातें संविधान में नहीं लिखी हैं, सिर्फ बचाने की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के मौलिक कर्तव्य में किन विशेष प्राकृतिक संसाधनों का स्पष्ट रूप से नाम लिया गया है? तो पर्यावरण बचाने वाले कर्तव्य अनुच्छेद 51 ए के जी में वन, झील, नदी और वन्य जीव का स्पष्ट रूप से नाम लिया गया है। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। संविधान ने साफ तौर पर बताया है कि पर्यावरण का मतलब हमारे जंगल, हमारी झीलें, नदियां और जंगली जानवर हैं जिन्हें हमें बचाना चाहिए। बाकी ऑप्शन में देखें तो पहाड़, समुद्र, हवा, मिट्टी या खनिज जैसे शब्दों का इस्तेमाल इस 7वें कर्तव्य में नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, यदि कोई नागरिक मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो क्या उसे चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है? अगर कोई नागरिक अपना कर्तव्य नहीं मानता तो उसे चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता जब तक कि उसने इससे जुड़े किसी विशेष कानून को ना तोड़ा हो। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
सिर्फ कर्तव्य न मानने पर किसी का चुनाव लड़ना नहीं रुकता। हाँ, अगर उसने झंडे का अपमान करने जैसा कोई पक्का कानून तोड़ा है तब उसे रोका जा सकता है। बाकी ऑप्शन में देखें तो स्वतः ही रोक लगना या केवल लोकसभा और पंचायत चुनाव से रोकना, ये सब बातें एकदम गलत हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना किस अनुच्छेद का हिस्सा है? तो नया ज्ञान सीखने और सुधार की भावना का विकास करना अनुच्छेद 51 ए का एच का हिस्सा है। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यह हमारा 8वां कर्तव्य है जो हमसे कहता है कि हम पुरानी सोच से बाहर निकलें, नई चीजें सीखें और खुद में लगातार सुधार लाएं। बाकी ऑप्शन में देखें तो 51 ए का ई भाईचारे से जुड़ा है, और 51 ए का एफ संस्कृति से, और 51 ए का आई सरकारी संपत्ति को बचाने से जुड़ा है। देखिए अगला प्रश्न दिया है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने का सबसे बड़ा कारण देश को नुकसान पहुंचाने वाले और राष्ट्र विरोधी कामों को रोकना था। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सरकार चाहती थी कि लोग अपनी जिम्मेदारियां समझें और कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे देश को नुकसान हो या देश की शांति भंग हो। बाकी ऑप्शंस में देखें तो कोर्ट की ताकत कम करना, सरकार को तानाशाह बनाना या टैक्स वसूलना इन कर्तव्यों को लाने का असली कारण बिल्कुल नहीं था। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों और मूल कर्तव्यों के बीच सबसे सटीक संबंध क्या है? मूल अधिकारों और मूल कर्तव्यों के बीच सबसे सही संबंध यह है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि ये दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर आपको अपने अधिकार चाहिए तो आपको अपनी ड्यूटी भी निभानी पड़ेगी, दोनों साथ साथ चलते हैं। बाकी ऑप्शन में देखें तो इन्हें एक दूसरे का विरोधी बताना, अधिकारों को हावी बताना या इनका कोई संबंध ना होना एकदम गलत है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग के ठीक बाद आते हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य भाग 4 यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के ठीक बाद आते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इन्हें बहुत बाद में जोड़ा गया था इसलिए इन्हें भाग 4 के तुरंत बाद एक नया हिस्सा 4A बनाकर रख दिया गया। बाकी ऑप्शन में देखें तो भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार और भाग 5 में केंद्र सरकार है। इनके बाद कर्तव्यों को नहीं रखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य अहिंसा का संदेश देता है? तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, यह कर्तव्य हमें अहिंसा का संदेश देता है। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हिंसा से दूर रहने का सीधा सा मतलब है कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और अहिंसा के रास्ते पर चलना है, जैसे जैसा गांधी जी चाहते थे। बाकी ऑप्शन में देखें तो महिलाओं का सम्मान, भाईचारा और पर्यावरण की रक्षा वाले कर्तव्यों में अहिंसा शब्द का सीधा संदेश नहीं छिपा है। अगला प्रश्न है, 11वें मौलिक कर्तव्य के अनुसार शिक्षा के अवसर प्रदान करने का दायित्व किस पर डाला गया है? 11वें मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 ए के अनुसार बच्चों को पढ़ाई का मौका देने की जिम्मेदारी माता पिता या पालने वाले पर डाली गई है। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यह कर्तव्य साफ कहता है कि जो भी व्यक्ति 6 से 14 साल के बच्चों का अभिभावक या गार्जियन है
वह उन्हें स्कूल जरूर भेजे। बाकी ऑप्शन में देखें तो यह जिम्मेदारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार या स्कूल के टीचरों की नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर घर वालों की बताई गई है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की और बढ़ने का सतत प्रयास करें। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? अकेले और सबके साथ मिलकर हर क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करने का मुख्य लक्ष्य यह है कि हमारा देश नई ऊंचाइयों को छू ले। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यह हमारा 10वां कर्तव्य है, जो कहता है कि जब देश का हर नागरिक अपनी पूरी मेहनत से आगे बढ़ेगा तो हमारा पूरा देश अपने आप दुनिया में सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। बाकी ऑप्शन में देखें तो सिर्फ खेल में मेडल जीतना, विदेशी कंपनियों को हराना या केवल पैसों का विकास करना इसका असली और पूरा मतलब नहीं है। अगला प्रश्न है, क्या भारतीय दंड संहिता या वर्तमान न्याय संहिता के तहत कुछ मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन दंडनीय अपराध हो सकता है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हाँ। भारतीय न्याय संहिता के तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन अपराध हो सकता है यदि उस कर्तव्य को लागू करने वाला कोई कानून मौजूद है। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जैसे अगर कोई झंडे का अपमान करता है तो उसे सजा मिलेगी, क्योंकि इसके लिए सरकार ने अलग से कानून बनाया हुआ है। बाकी ऑप्शन में देखें तो कभी नहीं, केवल आपातकाल में या केवल सेना के लिए सजा होने वाली बातें बिल्कुल गलत हैं। अगला प्रश्न है, धर्म, भाषा और प्रबंध या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे किस मौलिक कर्तव्य की शब्दावली है? तो धर्म, भाषा और वर्ग के भेदभाव से दूर रहने वाली बात अनुच्छेद 51 ए के ई यानी भाईचारे वाले मौलिक कर्तव्य में लिखी है। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस कर्तव्य का साफ मतलब है कि हम लोग धर्म या जाति के नाम पर आपस में न लड़ें और एक दूसरे के साथ प्यार से रहें। बाकी ऑप्शन में देखें तो 51 ए का ए संविधान के पालन से जुड़ा है, 51 ए का सी देश की एकता से और 51 ए का एफ हमारी मिलीजुली संस्कृति से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, किस समिति ने यह निष्कर्ष दिया था कि मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए भारत में पहले से ही कई कानून प्रावधान मौजूद हैं, जैसे वन अधिनियम, वन्यजीव अधिनियम आदि। तो भारत में मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए पहले से ही कई कानून मौजूद हैं, यह बात जे.एस. वर्मा समिति ने बताई थी। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। साल 1999 में इस समिति ने जांच की और बताया कि जंगलों को बचाने या छुआछूत रोकने जैसे बहुत सारे कानून हमारे देश में पहले से ही चल रहे हैं। बाकी ऑप्शन में देखें तो नरसिम्हन, राज मन्नार और के संथनम समितियां बैंक, केंद्र, राज्य संबंध और भ्रष्टाचार से जुड़ी हैं, जिनका इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान में राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करने का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो संविधान में राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करने का उल्लेख अनुच्छेद 51 ए के ए में किया गया है। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हमारे 11 कर्तव्यों में से जो सबसे पहला कर्तव्य है उसी में साफ लिखा है कि हमें अपने देश के झंडे और गान की पूरी इज्जत करनी चाहिए। बाकी ऑप्शन में देखें तो प्रस्तावना संविधान की शुरुआत है, अनुच्छेद 19 बोलने की आजादी से जुड़ा है और
अनुच्छेद 32 कोर्ट जाने की अधिकार से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, क्या भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों को राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करने से छूट प्राप्त है? तो नहीं, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों को राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करने से कोई छूट नहीं है, क्योंकि यह कानून सब पर लागू होता है। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भले ही विदेशियों के लिए मौलिक कर्तव्य नहीं है, लेकिन हमारे झंडे और राष्ट्रगान का अपमान रोकने वाला कानून 1971 भारत में मौजूद हर इंसान पर लागू होता है, चाहे वह विदेशी ही क्यों ना हो। बाकी ऑप्शन में देखें तो उन्हें छूट मिलना या सिर्फ राज्यों की मर्जी वाली बातें एकदम गलत हैं। कानून सबके लिए बराबर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि मौलिक कर्तव्यों में कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्यों को छोड़ दिया गया है। वे कौन से हैं? तो मौलिक कर्तव्यों में मतदान करना, करों का भुगतान करना और परिवार नियोजन जैसी महत्वपूर्ण बातें छोड़ दी गई हैं। तो इसमें ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कई जानकार लोग यह कहते हैं कि जब कर्तव्यों की लिस्ट बनी थी तो उसमें वोट डालना, टैक्स देना और जनसंख्या रोकने जैसी बहुत जरूरी बातें नहीं लिखी गई हैं, जो कि इसकी एक बड़ी कमी है। क्योंकि ये तीनों ही बातें लिस्ट से गायब हैं, इसलिए ऊपर दिए गए तीनों ऑप्शन इसके सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 किस मौलिक कर्तव्य को परोक्ष रूप से कानूनी शक्ति प्रदान करता है? तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धर्म, जाति या भाषा के आधार पर नफरत न फैलाने वाले मौलिक कर्तव्य को कानूनी ताकत देता है। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यह कानून चुनाव लड़ने वाले नेताओं पर रोक लगाता है कि वे वोट मांगने के लिए धर्म या जाति के नाम पर लोगों को आपस में न लड़ाएं, जिससे हमारा भाईचारे वाला कर्तव्य भी पूरा होता है। बाकी ऑप्शन में देखें तो वन संरक्षण, वैज्ञानिक सोच और महिलाओं का सम्मान बचाने के लिए सरकार ने दूसरे अलग अलग कानून बनाए हैं। अगला प्रश्न है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 मुख्य रूप से किन प्रथाओं को दंडनीय बनाकर मौलिक कर्तव्यों का समर्थन करता है? तो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 मुख्य रूप से छुआछूत और भेदभाव की प्रथाओं को दंडनीय बनाकर मौलिक कर्तव्यों का समर्थन करता है। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यह कानून इसलिए लाया गया था ताकि कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ छोटी जाति या धर्म के नाम पर भेदभाव ना करे और समाज में भाईचारा बना रहे। बाकी ऑप्शन में देखें तो बाल श्रम, पर्यावरण प्रदूषण और राष्ट्रगान का अपमान रोकने के लिए दूसरे कानून काम करते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें का क्या अर्थ है? तो उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखने का अर्थ है कि हम आजादी की लड़ाई के आदर्शों का सम्मान करें। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि जिन विचारों और सपनों को लेकर हमारे देश के महान लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, हमें उन विचारों को कभी भूलना नहीं चाहिए। बाकी ऑप्शन में देखें तो धर्म ग्रंथों का पालन, पूंजीवादी विचार या विदेशी नीतियों से इस शानदार कर्तव्य का कोई मतलब नहीं है। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों
यह दायित्व संविधान में कहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है? महिलाओं का अपमान करने वाली पुरानी प्रथाओं को छोड़ने का यह दायित्व संविधान में स्पष्ट रूप से मौलिक कर्तव्यों के अनुच्छेद 51A के ई में लिखा है। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। संविधान बनाने वालों ने भाग 4A में इस बात को साफ साफ लिखा है कि हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारी माताओं और बहनों का अपमान हो। बाकी ऑप्शन में देखें तो मौलिक अधिकारों, नीति निर्देशक तत्वों या 7वीं अनुसूची में इस लाइन को इतने स्पष्ट तरीके से नहीं लिखा गया है। अगला प्रश्न है, यद्यपि मौलिक कर्तव्य गैर न्यायोचित हैं, फिर भी न्यायालय इनका उपयोग किस कार्य के लिए कर सकता है? भले ही मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा सीधे लागू नहीं होते, फिर भी कोर्ट इनका उपयोग किसी भी कानून की संवैधानिक वैधता परखने के लिए कर सकता है। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो इन कर्तव्यों को पूरा करने में मदद करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को एकदम सही और वैध मान लेता है। बाकी ऑप्शन में देखें तो लोगों को जेल भेजने, सरकार गिराने या इमरजेंसी लगाने के लिए कोर्ट इन कर्तव्यों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता। अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, यह वाक्य संविधान में मौलिक कर्तव्यों के अलावा और कहाँ देखने को मिलता है? तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने वाली बात मौलिक कर्तव्यों के अलावा हमें संविधान की प्रस्तावना में भी देखने को मिलता है। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रस्तावना में, संविधान की शुरुआत यानी प्रस्तावना में भी देश को एक रखने और उसे टूटने से बचाने की यही शानदार भावना लिखी गई है, जो हमारे तीसरे कर्तव्य में है। बाकी ऑप्शन में देखें तो नीति निर्देशक तत्वों या नागरिकता वाले भाग में इन तीनों शब्दों का एक साथ ऐसा इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में कौन सा कथन बिल्कुल सत्य है? तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में यह बात बिल्कुल सत्य है कि ये नागरिकों के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा दोनों के रूप में काम करते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये कर्तव्य हमें बुरे काम करने से रोकते हैं, यानी चेतावनी देते हैं, और साथ ही देश के लिए कुछ अच्छा करने की हिम्मत यानी प्रेरणा भी देते हैं। बाकी ऑप्शन में देखें तो इन्हें केवल कोर्ट द्वारा लागू करना, केवल उपदेश मानना या अधिकारों को कम करने वाली बातें एकदम गलत हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को शामिल करते समय किस कम्युनिस्ट देश के संविधान को सबसे बड़ा आदर्श माना गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को शामिल करते समय कम्युनिस्ट देश सोवियत संघ यानी रूस के संविधान को सबसे बड़ा आदर्श माना गया था। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रूस उस समय एक ऐसा बड़ा देश था जिसने अपने नागरिकों के लिए कर्तव्य तय किए थे, और वहीं से सीख कर हमने भी इन्हें अपने संविधान में जगह दी। बाकी ऑप्शन में देखें तो चीन, क्यूबा या वियतनाम जैसे देशों से हमने इस मामले में कोई प्रेरणा नहीं ली थी। अगला प्रश्न देखिए दिया है, भारत के अलावा विश्व के किस प्रमुख बड़े लोकतांत्रिक देश के संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों का एक अलग अध्याय मौजूद है? तो भारत के अलावा दुनिया के बड़े और आजाद देशों में सिर्फ जापान के संविधान में ही नागरिकों के कर्तव्यों का एक अलग चैप्टर मौजूद है। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लोकतांत्रिक देशों की बात करें तो जापान के लोगों को भी उनके संविधान ने हमारी ही तरह कुछ जिम्मेदारियां और कर्तव्य सिखाए हैं। बाकी ऑप्शन में देखें तो अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे बड़े देशों के संविधान में कर्तव्यों की ऐसी कोई साफ लिस्ट नहीं मिलती।
अगला प्रश्न है, 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े जाने से पहले क्या भारतीय संविधान में कर्तव्यों का कोई जिक्र नहीं था? तो 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े जाने से पहले भी हमारे मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में कर्तव्यों की भावना छिपी हुई थी। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, मौलिक अधिकारों अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। यह विचार भारत के किस प्रधानमंत्री की विचारधारा से सबसे अधिक मेल खाता है? तो वैज्ञानिक सोच और नया सीखने की भावना का यह विचार हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा से सबसे अधिक मेल खाता है। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेहरू जी हमेशा कहते थे कि देश को अंधविश्वास से बाहर आना चाहिए। उन्होंने अपनी किताबी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी साइंटिफिक टेम्पर यानी वैज्ञानिक सोच की बात कही थी। बाकी ऑप्शन में देखें तो शास्त्री जी, इंदिरा जी या राजीव गांधी जी के विचारों से यह कर्तव्य सीधे तौर पर नहीं जुड़ता। अगला प्रश्न है, आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यह कर्तव्य किस परिस्थिति की ओर मुख्य रूप से इशारा करता है? तो जरूरत पड़ने पर देश की सेवा करने वाला अनुच्छेद 51 ए का डी कर्तव्य मुख्य रूप से युद्ध या राष्ट्रीय संकट के समय की ओर इशारा करता है। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस कर्तव्य का सीधा मतलब है कि अगर देश पर कोई हमला हो जाए या बड़ी मुसीबत आ जाए और सेना को हमारी जरूरत पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। बाकी ऑप्शन में देखें तो चुनाव के समय, शांति के समय या मंदी के समय के लिए यह वाली ड्यूटी नहीं बताई गई है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन मौलिक कर्तव्य होने के साथ साथ संविधान के और किस भाग में राज्य के लिए निर्देश के रूप में भी हैं? पर्यावरण की रक्षा करने वाली बात मौलिक कर्तव्यों के अनुच्छेद 51 के ए के जी के साथ साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 48 ए के रूप में भी लिखी गई हैं। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। संविधान ने हम नागरिकों को भी पेड़ पौधे बचाने को कहा है और भाग 4 में सरकार को भी यह निर्देश दिया है कि यह पर्यावरण की रक्षा करे। बाकी ऑप्शन में देखें तो मौलिक अधिकार प्रस्तावना या अनुसूचियों में पर्यावरण बचाने की बात इस तरह से नहीं लिखी गई है। अगला प्रश्न है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया था कि राज्य सरकार शिक्षण संस्थानों में पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाए? तो शिक्षण संस्थानों में पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाने का फैसला एमसी मेहता बनाम भारत संघ वाले केस में आया था। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता वाले केस में यह बहुत बड़ा फैसला सुनाया था कि हर स्कूल और कॉलेज में बच्चों को पर्यावरण बचाने की पढ़ाई जरूर करवानी चाहिए। बाकी ऑप्शन में देखें तो विशाखा केस महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा है, एम्स केस अधिकारों और कर्तव्यों के तालमेल से जुड़ा है और नवीन जिंदल केस झंडा फहराने से जुड़ा है। अगला प्रश्न देखिए दिया है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे यह कर्तव्य सबसे अधिक कब प्रासंगिक हो जाता है? तो सरकारी संपत्ति को सुरक्षित रखने वाला अनुच्छेद 51 ए का आई का कर्तव्य सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शनों, हड़तालों और आंदोलनों के दौरान जरूरी हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जब लोग हड़ताल या आंदोलन करते हैं तो कई बार गुस्से में आकर ट्रेन या बसें जला देते हैं। ऐसे समय में ही इस नए कर्तव्य को याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है।
बाकी ऑप्शन में देखें तो टैक्स देते समय, चुनाव के समय या राष्ट्रीय त्योहारों पर बसों या ट्रेनों को तोड़ने जैसी घटनाएं आमतौर पर नहीं होती। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य मिलकर संविधान का क्या निर्माण करते हैं? तो मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य तीनों मिलकर हमारे संविधान का दार्शनिक और वैचारिक आधार बनाते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों चीजें ही हमें बताती हैं कि हमारे देश की असली सोच क्या है और एक अच्छा समाज बनाने के लिए हमारे विचार कैसे होने चाहिए। बाकी ऑप्शन में देखें तो यह कोई प्रशासन चलाने, कानून बनाने या पैसे कमाने का ढांचा नहीं है, बल्कि यह हमारे संविधान की आत्मा और उसकी बेहतरीन सोच है। अगला प्रश्न है, किस ऐतिहासिक संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है जिसने मौलिक कर्तव्यों को जन्म दिया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान भी कहा जाता है जिसने मौलिक कर्तव्यों को जन्म दिया। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। साल 1976 में हुए इस बदलाव में संविधान के अंदर इतनी सारी नई चीजें जोड़ी गई थी कि लोग इसे एक छोटा संविधान यानी मिनी संविधान कहने लगे थे। बाकी ऑप्शन में देखें तो 24वां, 44वां और 86वां संशोधन भी बहुत जरूरी है, लेकिन इन्हें मिनी संविधान नहीं कहा जाता। अगला प्रश्न है, क्या मौलिक कर्तव्यों की सूची विस्तृत है या इसमें भविष्य में और भी कर्तव्य जोड़े जा सकते हैं? तो हमारी संसद जब चाहे तब संविधान में संशोधन करके मौलिक कर्तव्यों की सूची में और भी नए कर्तव्य जोड़ सकती है। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे सरकार ने 2002 में 11वां नया कर्तव्य जोड़ा था, वैसे ही आने वाले समय में भी संसद कानून बनाकर इसमें और भी अच्छी बातें जोड़ सकती है। बाकी ऑप्शन में देखें तो यह लिस्ट पूरी तरह बंद नहीं है और इसे बढ़ाने का काम राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट का नहीं, बल्कि हमारी संसद का ही है। अगला प्रश्न देखिए दिया है, मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति के संबंध में सबसे बड़ी आलोचना क्या है? तो मौलिक कर्तव्यों की सबसे बड़ी कमी या आलोचना यह है कि इनमें इस्तेमाल की गई भाषा आम इंसान के लिए बहुत कठिन है। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। संविधान में मानववाद या मिली-जुली संस्कृत जैसे बहुत भारी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, जिन्हें गांव या शहर का एक आम आदमी आसानी से नहीं समझ पाता। बाकी ऑप्शन में देखें तो ये लंबे नहीं हैं, ये सब पर लागू होते हैं और इनसे सरकार पर पैसों का कोई बोझ भी नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य नागरिक कर्तव्य का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना एक पक्के नागरिक कर्तव्य का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हम भारत देश के नागरिक हैं, इसलिए यह हमारी कानूनी और सबसे पहली नागरिक जिम्मेदारी है कि हम अपने झंडे और राष्ट्रगान की पूरी इज्जत करें। बाकी ऑप्शन में देखें तो अहिंसा, आजादी के आदर्श और भाईचारा रखना हमारे दिल की भावना यानी हमारे नैतिक कर्तव्य ज्यादा हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य नैतिक कर्तव्य का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो आजादी की लड़ाई के ऊंचे आदर्शों को दिल में बसा कर रखना एक नैतिक कर्तव्य का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जिन महान लोगों ने देश को आजाद कराया उनके विचारों का सम्मान करना हमारे दिल की भावना और हमारी इंसानियत से जुड़ा है, इसलिए यह नैतिक कर्तव्य है। बाकी ऑप्शन में देखें तो टैक्स देना और वोट डालना
तो लिस्ट में ही नहीं है, और राष्ट्रगान का सम्मान करना हमारा पक्का नागरिक कर्तव्य है। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन संरक्षण अधिनियम 1980 नागरिकों को किस मौलिक कर्तव्य का पालन करने के लिए बाध्य करते हैं? तो जंगली जानवरों और जंगलों को बचाने वाले कानून हमें अनुच्छेद 51A के जी का पालन करने के लिए बाध्य करते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सरकार ने वन्य जीव और वन संरक्षण वाले ये दोनों बहुत जरूरी कानून इसलिए बनाए थे ताकि हम अपने 7वें कर्तव्य को अच्छे से पूरा कर सकें और पर्यावरण को बचा सकें। बाकी ऑप्शन में देखें तो 51A का ए संविधान के पालन से जुड़ा है, 51A का ई भाईचारे से और 51A का एच वैज्ञानिक सोच से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को उनके अधिकारों के साथ साथ किस बात के प्रति जागरूक करना है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का सबसे बड़ा मकसद लोगों को अधिकारों के साथ साथ उनके मौलिक कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक करना है। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सरकार इस दिन हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ अपने अधिकार ना मांगे बल्कि देश के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी और कर्तव्य हैं उन्हें भी पूरी ईमानदारी से निभाएं। इस भाग से हमने टोटल 100 शानदार सवाल करवाए हैं, तो पूरी ईमानदारी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में इन 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं नहीं जुड़ा है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस क्लास को अच्छे से देखने के बाद यूपी पुलिस, एसएससी या रेलवे के किसी भी एग्जाम में इस चैप्टर से आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। इस क्लास की पूरी पीडीएफ आपको हमारे नए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हमारे नए टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से जाकर उसे अभी ज्वाइन कर लें। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एजुकेशन ग्राउंड चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।